हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजाना आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जिस तरीके से अभी हम लोग का एक बुनियादी बैच एनसीईआरटी का पॉलिटी चल रही है, उसी के जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अध्याय 7 का हास्यकरण की समझ। ठीक, इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, सामाजिक रूप से हास्य पर होने का क्या मतलब होता है। हास्य का मतलब क्या होता है जानते हैं? किसी चीज को उपेक्षित तरीके से देखना, यानी कि बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना, है ना, इग्नोर टाइप का करना, उस टाइप का है। देख दीजिए यहाँ पे, देखिए क्या कहता है। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है ना, उसकी बाईं ओर क्या होता है, एक खाली जगह टाइप का बनाया होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये अगर आपका कॉपी का पेज है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये आपका जो पेज होता है बिल्कुल क्या होता है, खाली होता है। जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है उसे पढ़ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो, मतलब जिसको इग्नोर कर दिया गया हो, जिसको दूर कर दिया गया हो, उसका कोई यूज ना किया जा रहा हो, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप सब किसी मीटिंग में जाइए और हर व्यक्ति आपस में बात करे और आपसे कोई ना पूछे, ना आपको बैठने के लिए कहे, ना आपको चाय नाश्ता दे, तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि हम अब यहाँ पे इस मीटिंग में हाशिए का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज्यादा मजा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके साथ संगी साथी आपको अपने बीच का ही नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। ठीक, गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों से पसंद नहीं है। अब समझ में आ गया ना? मतलब कह रहा है कि आप किसी फील्ड में चले जाइए, अगर आप बिल्कुल औरों से अलग हैं, बिल्कुल आपको डिफरेंट तरीके से रखा गया है, आप डिफरेंट हैं, तो आपको लगेगा कि हम हाशिए का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, देखिए कक्षा की तरह समाज में भी, ठीक है, कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्य समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। अब समझ में आया ना? समाज में कुछ लोग हैं जो बहुसंख्यक है और कुछ लोग हैं जो कम संख्या में है नहीं? तो ऑटोमेटिक लगेगा, वो क्या लगेगा, मान लो कि कहीं पे समुदाय की बात कर ले, धर्म की बात कर ले, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या है, वहां अगर इस्लाम वाले लोग हैं कम संख्या में है, तो उनको लगेगा कि हम हाशिए का शिकार हो रहे हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं। क्या मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक की दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश कर देते हैं। क्या कह रहा है? आर्थिक, सामाजिक और क्या राजनीतिक सभी तरीके के लोग हाशिए का शिकार होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है
इस अध्याय में आप ऐसे दो समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आप भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। देखते हैं कौन सी दो समुदाय हैं। ठीक, चलिए। अब यहां कह रहा है आदिवासी और हाशियाकरण। ये आदिवासी की बात कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है। दिल्ली में, दिल्ली शहर तो जानते ही होंगे आप सब लोग, नहीं जानते हैं, है ना, भारत की राजधानी भी है। ठीक, अब देखिए कह रहा है दिल्ली शहर में एक आदिवासी परिवार है। सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही है। कौन कौन देख रही है? सोमा, सोमा और हेलेन, है ना। ये सोमा और हेलेन कौन है? ये दो बहन है और ये दादाजी के साथ, अपने दादाजी के साथ बैठ के क्या देख रही है टीवी पे? गणतंत्र दिवस का परेड। दादू, ठीक, दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? कौन? जो परेड दिखता है ना उसमें दिखाता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, जो देखिए यहाँ कह रहा है सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है, ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि हमारे बारे में कुछ और नॉलेज नहीं है क्या उनको, सिर्फ इतना ही चीज दिखाते हैं डांस करते हुए। फिर कह रहा है जब मैं तुम्हारी, ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, दादाजी कह रहे हैं, तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। ठीक है, फिर कह रहा है तभी अचानक हमें बताया गया कि जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था, वहां न तो वकील मिलता था और न हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। मतलब समझ में आया? कह रहा है कि जंगलों में जो लगता था कि जंगल हमारा है, ठीक है, लेकिन क्या होता था कि ये जो थे विभाग, वन विभाग के लोग, जो ठेकेदार आते थे, जंगल को काटते थे। अगर हम उस पर बोलते तो हमको क्या होता था? मुकदमा तक लड़ना पड़ता था, मार पिटाई होती थी मेरी। ठीक है, फिर कह रहा है तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? ये बच्चा पूछ रहा है कि आपने जान कैसे बचाई? जब आपको मारा पीटा जाता था तब कैसे जान बचाई आपने? ठीक है, फिर दादाजी कह रहे हैं हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते हम उन्हें ही करने लगे। मतलब जीवनोपार्जन के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर कह रहा है फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लोहे के भंडार है, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच दे तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। मतलब उसकी जो जमीन था उसको अपने अंदर कब्जाना चाहते थे। ठीक, कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। जिन्होंने नहीं बेची उन्होंने होशियारी कर दी होगी, है नहीं? मतलब भाई एक बात बताओ ना, आपका ज़मीन अगर मैंने ले ली, अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दे ही दिया तो कब तक खा लोगे? कब तक चलेगी? आपका जनरेशन निकल जाएगा आगे आने वाले का। लेकिन अगर वह ज़मीन होगा तो न जाने कितनी दर पीढ़ी लोग उसको यूज करते रहेंगे और कम से कम भोजन तो चलता रहेगा। चलिए आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब कह रहा है यहां तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। ठीक है, वे हमें तरह तरह के से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। मतलब सारा जमीन तंग कर दिया कि सारा जमीन क्या करना पड़ा? दे देना पड़ा। ओह दादू, और हमारी जमीन उसका? बच्चा कह रहा है, दादा कह रहा है 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। जमीन जब छूट गई, घर द्वार छूट गया,
ठीक, जहाँ कमाने गए वहीं रहने लगे, वहीं जिंदगी गुजर बसर करने लगे, वहीं जिंदगी शुरुआत हो गई। कहाँ गांव घर समाज सब छूट गया, वही कह रहा है। फिर कह रहे हैं कि शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले, जो पैसा उसको मिला वो मुश्किल से ही कुछ दिन चला। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा, हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और उस खुले माहौल ही की हमें बहुत याद आती थी। बहुत, किसको नहीं याद आएगा। फिर कह रहा है कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। अब समझ में आ रहा है ना कि क्या है, एक हाशिए का शिकार ये समाज, व्यक्ति हो रहा है समाज में। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। ठीक, अब बच्चे स्कूल जाएंगे है नहीं, और आप बिल्कुल अलग भाषा बोलोगे, आप काम नहीं कर, उसमें जो होमवर्क देता है वो पूरा करके नहीं जाओगे तो बच्चे कमेंट करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। ठीक है, काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। क्या बात है, तुम लोग कभी अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। गुड, बच्चा के दिमाग में अब थोड़ी सी जज्बा आया कि एक फिल्म हम बनाएंगे, और बिल्कुल फिल्म बन सकता है। कैरेक्टर ही तो चेंज करना है, सिर्फ नाम चेंज कर देना है ना। चलिए, अब कह रहा है कि अभी आपने, इसमें कह रहा है कि अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू और उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हास्यकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी कौन लोग हैं, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आदिवासी कौन लोग है, यह क्वेश्चन है। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ठीक, ये ऐसे समुदाय हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर है, ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह की जी रहे हैं। ठीक, क्या कह रहा है, आदिवासी कौन है, ये ऐसे समुदाय हैं, ऐसे ग्रुप है, ठीक, जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह की जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा, है ना। ये सब कौन है, स्टील प्लांट है। ठीक है, फिर कह रहा है आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं, इसका भी एक ग्रुप है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासी की संख्या काफी ज्यादा है। मतलब ये जो एरिया है ना राज्यों का, इनमें आदिवासियों की संख्या क्या है, ज्यादा है, ये कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि अकेले, ठीक ना, अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में अकेले 60 जनजातीय समूह। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर उच्च नीच का फर्क बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है ना कि आपको दिखेगा सब एक ही टाइप का। फिर कह रहा है इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। इन लोगों का अपना जिंदगी अलग होता है, बिल्कुल अस्त मस्त जिंदगी होता है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा, ये तो सबने सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को
कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। उसमें भी नेचर 1 नेचर 2 टाइप का। देखिए, आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। मैंने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है और देखा भी है। इनका जो कल्चरल है वह ऐसी कल्चर है कि जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे काफी अचंभव लगेगा। बिल्कुल रहन सहन अलग, खान पान अलग, शादी विवाह का कल्चर अलग, मरने के बाद जो जो विधि व्यवस्था होता है उसका बिल्कुल मतलब हम लोग से बिल्कुल डिफरेंट है इसका। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होता है। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना हर घर में की जाती है। समझ में आ रही है ना? पुरखों समझते हो ना, उनके पहले वाले जनरेशन की। वो हम लोग क्या करते हैं, एक कुल देवता होते हैं, वो कुल देवता का पूजा करते हैं, ये लोग पुरखों की पूजा करते हैं। ठीक है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के कई साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी अक्सर असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल, ठीक है, और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपरा इसी के उदाहरण है। आप जानते हो ना, कहते हो ना कि बंगाल में काफी जादू टोना होता है, असम में जादू टोना होता है ना? कामाख्या मंदिर वाला जो एरिया है तो ज्यादातर जादू टोना वाला कॉन्सेप्ट है। 19वीं सदी में, ठीक है, बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। ठीक, आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है, उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया। इनमें संथाली है, बोगलो है, ठीक, संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती है, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। ठीक ना? इन्होंने अपने ग्रुप बना लिया, अब एजुकेटेड हो रहे हैं। अब चले जाइए अरुणाचल में अच्छे खासे लोग पढ़ने लिखने वाले हो गए हैं। अब चले जाइए उड़ीसा में अच्छे खासे लोग पढ़ लिख रहे हैं। हम लोग गया भी है, क्लास भी लिया है वहाँ, दोनों जगह। अब है तो एसटी वाले लोग, लेकिन अब काफी एजुकेटेड हो रहे हैं, धीरे धीरे अब चीजें कर रही है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आदिवासी और प्रचलित छवियां, आदिवासियों की प्रचलित छवियां क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। ठीक, वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी एक सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसा लोग जनरली कहते हैं। हालांकि हमारे यहाँ आदिवासियों, एसटी वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्गों की सब टाइप का लोगों के लिए क्या है, अलग से प्रशासन की व्यवस्था भी की गई है। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था, खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। समझ आ रहा है ना? यानी कि ये समझिए कि जहाँ पे ट्राइबल्स एरिया है, ठीक, तो उनकी रहन सहन, वेशभूषा सब बिल्कुल डिफरेंट है, हम लोग का डिफरेंट है नहीं? तो क्या होता है कि उनके साथ भेदभाव टाइप का लोग करते हैं ऐसा, लेकिन नहीं होना चाहिए।
ठीक, ये परंपरागत पोशाकों में सजे, देखिए ड्रेस इनका दिख रहा है ना आपको, जनजातीय समुदायों की तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। देखिए, ये जरूर सत्य है कि अभी इनकी जो विकास है वह हम लोग की तरह जनरली नहीं है। ये लोग अभी उस तरीके की नहीं वहाँ सब पहुँच पाए हैं, विकास नहीं पहुँच पाया है, लेकिन हमारी सरकार प्रयासरत रहती है। इन लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ा है, इन लोग भी अब धीरे धीरे एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और जिस दिन एजुकेशन बढ़ने लगेगा, हमारी सुविधाएं बढ़ने लगेगी, ठीक है, हमारी सरकार की पहुंच यहाँ तक होने लगेगी, बड़े बड़े एनजीओ इन लोग को संगठन बनाने, संगठन जितने भी हैं अच्छे खासे, सब इनको डेवलप करने में लगे पड़े हैं। हो जाएगा, फिर हम लोग की एक अच्छी दृश्य दिखने को मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है आदिवासी और विकास, ठीक है। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी हम गहरे तौर पर प्रभावित करते। अब समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है कि ये साम्राज्य जो है, ये जो एरिया है, वो जंगल से काफी गहरा महत्व रखता है। यानी जंगलों में लोग अच्छे से कंफर्ट तरीके से रहते हैं, ठीक। और फिर वहीं से सब लोहे, तांबे, सोने, चांदी, ये सब हीरे जवाहरात, जड़ी बूटियां, पशु उत्पाद, जानवर, ये सब को क्या करते हैं, आपस में मिलाते रहते हैं। इन द सेंस कि ये सभी जंगलों से ही तो मिलते हैं, ठीक। अब कह रहा है 19वीं सदी के आखिर तक, 19वीं सदी के आखिर तक, ठीक है, देखिए 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ही ढका हुआ था, और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। बताइए, इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। कौन इलाका में? जंगली इलाकों में, ठीक। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और जजबारों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। अब समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये राजवाड़ा एरिया में नहीं रहे, कभी किसी राजा को अपना राजा नहीं माने, किसी के नियम कानून में नहीं रहे। ये लोग जंगल में रहे और अपना नियम कानून खुद बनाए, खुद चलाए, खुद तरीके की जिंदगी जीते थे। मैंने तब बताया ना कि इनकी जो कल्चर है, खान पान का, रहन सहन का, विधि व्यवस्था, शादी विवाह, मरने के बाद जो कर्म कांड है, बिल्कुल हम लोगों से डिफरेंट है। मतलब हम लोग की तरह तो है ही नहीं इसका, ठीक है। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हसियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे, ठीक है, आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है, ठीक। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। अब समझ में आ रहा है ना? इस तरीके की यहाँ पे क्या कह रहा है, स्थिति है। स्थिति ये है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। मतलब ये कह रहा है
ये जो स्थिति है इनकी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, इनके हाथों से जाता दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। कितना है? 70 लाख। ठीक है, इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बगानी पेश करते हैं। देखिए बानगी क्या पेश करता है। देखिए ये आदिवासियों गीत है। आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर ले आओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम ने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। स्रोत पशु एस झारखंड मूवमेंट के एक क्या है व्यक्ति है। अब समझ में आया कुछ? इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस तरीके से वह क्या कर रहा है। अभी भी 70 लाख आदिवासी हैं कहाँ? असम में। ठीक है, अब देखिए 19वीं सदी में ही इन पलायन होता है ना जंगल का। जब वहां से विस्थापन करेंगे, इन सेंस ऐसा समझिए, जंगल को जब काटेंगे, जंगल को साफ सुथरा करेंगे तो आदिवासी कहाँ जाएंगे? वहां से हट के दूसरी जगह जाएंगे। नतीजा क्या होगा कि कुछ तो डेथ कर जाएंगे और कुछ लोग कहीं दूसरी जगह पे जाएंगे, लेकिन उनकी कल्चर, उनकी रहन सहन, उनकी खान पान बिल्कुल डिफरेंट है हमारे कल्चरल से। ठीक ना, थोड़ी सी तो उनको डिस्टर्बेंस तो सामना करना पड़ेगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है इसमें एक फोटो देखिए, दिख रहा है फोटो? ये फोटो में है, यह फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। किसका है? न्यामगिरी पहाड़ी। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। डोमरिया कोंड देख रहे हो ना? कौन सी? डोंगरिया, ध्यान रखिएगा। डोंगरिया, डोंगरिया कोंड एक क्या है? आदिवासी समुदाय है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत भी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है आपका, ध्यान से। ठीक ना, एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र लगाना चाहती है। अब देखिए क्या होगा। अब बड़े बड़े जो एल्यूमिनियम कंपनी लगाएंगी वहां, तो क्या करेगा? जमीन को खाली करवाएगा, है नहीं? और जैसे ही जमीन को खाली करवाएगा फिर क्या होगा? धीरे 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 वहां से पलायन होगा। किसका पलायन होगा? पलायन किसका होगा? है एक आदिवासी एरिया के लोगों का। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। अब समझ में आ गया मामला कुछ? चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब कह रहा है इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के विशाल ठीक है, क्या कर रहा है? विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। ठीक, आदिवासियों के इलाके में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। भाई जहां आदिवासी होगा, जंगल ही तो होगा, वहां तो काफी खनन मिल ही जाएगा। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण स्थापित होने वाले 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79 इतना 79% आदिवासी थे। अब समझ में आ रहा है ना, विस्थापित समझते हो ना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। ठीक, उनकी बहुत बड़ी संख्या जमीन देश भर में बनाए, उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के तलाशे में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। मतलब समझ में आया, यानी कि सीआरपी कैंप बन गया, आर्मी कैंप बन गया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री कंपनी फैक्ट्री बन गया, है ना। इससे भी तो उनका एरिया थोड़ा सा खत्म होगा ना भाई, जंगल ही तो है, जंगल को साफ करके तो बनाएंगे। तो मान लो कि पहले इतना बड़ा एरिया में जंगल था और अभी अब काट के इसको इतना बड़ा बना दिया, तो इधर वाला जो एरिया रहने वाले लोग थे ये कहाँ शिफ्ट जाएंगे, इसमें होंगे या विस्थापन होकर कहीं और चले जाएंगे, है ना। डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा। वही कह रहा है, फिर कह रहा है इसके अलावा भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क और 372 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 1,09,662 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठियां कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब ये व्यक्ति जंगल में अगर चले जाते हैं रहने के लिए तो क्या कहा जाता है, घुसपैठी आ गया, किसी दूसरे देशों से आ गया है, इसको मारो भगाओ। ठीक, चलिए अब है यहां कह रहा है कि आदिवासी लगभग 10,000 तक तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। आ रहा है ना, क्या कह रहा है कि भाई ये जो आदिवासी का जो पौधा जो लगाते हैं एरिया है वो बेनिफिट है, वहां से सुविधाएं होती है, यानी कि इसको हम लोग दवाई के तौर में भी उपयोग करते हैं, कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं, रेशे बनाने में उपयोग करते हैं। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। सुना रहा है ना, क्या कर रहे हैं, अब उस जंगल में जिस तरीके से फ्री आजादी होकर जी रहे थे, अब जी भोजन कहाँ से मिलेगा, जंगल की कटाई हो रही है, सफाई हो रही है, तब वह धीरे धीरे शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियों में क्या करता है, काम करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करेगा, करना पड़ेगा। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है, धीरे धीरे होगा, अभी तक तो कम ही है। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। कल्चर नष्ट हो जाएगा, मतलब बहुत सारा चीजें उनकी, भाई उनकी कल्चरल चीज अलग है ना, नष्ट तो होगा ही। वे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिए। अब हम कैसे जिएंगे? कौन कह रहा है? गोविंद मारन कहते हैं, भाई उन्होंने तो सब कुछ ले लिया, अब हम कैसे जिएंगे, हमारी कल्चर कैसे चलेगी, हमारी सभ्यता कैसे चलेगी। धीरे धीरे यही वजह है कि खत्म होता जा रहा है। अब इसमें कह रहा है
जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनायक और हिंसक है। अब समझ में आ गया ना? मतलब क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि धीरे धीरे उनकी जमीन छीनी जा रही है, और जब जमीन छीनी जाएगी तो क्या होगा? उनके कल्चर खत्म होगा, रीति रिवाज खत्म होगी ना। क्या करेंगे वो? धीरे धीरे अपने जगह से हटके शहरों में जाते हैं और दिन भर काम करने के बाद कम मजदूरी में किसी कंपनी फैक्ट्री में लग जाते हैं, काम कर रहे होते हैं, भोजन तो चलाना है ना, ऐसे हैं। फिर देखिए, अब कह रहा है कि इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब ले आगे ना मामला, आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं, जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है छोटे समुदाय हाशियों पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक ठीक है वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर कह रहा है ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। भेदभाव मतलब छूतछात भेदभाव, ठीक ना, छुआछूत। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता, सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। हमारा संविधान इसके लिए सांस्कृतिक विविधता मतलब हमारा संविधान कहता है, अगर संविधान की बात करें तो उनकी कल्चर को भी सुरक्षा प्रदान करना हमारा काम है। ठीक, इनकी कल्चर आदिवासियों की। फिर कहता है जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। कौन? न्यायपालिका। अब मामला ये आता है कि इस व्यक्ति के पास यानी आदिवासियों के पास, ठीक है, आदिवासी जो है इसके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास जानकारी नहीं है। जिस तरीके से इनके कल्चर को, इनके समुदाय को, इनकी धर्म को नष्ट किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। ठीक, इनके पास अगर इतनी ताकत होती, इनके पास इतनी समझ होती, नॉलेज होती, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए होते फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में। लेकिन बस वही मामला है कि एजुकेशन ही नहीं है ना। फिर कह रहा है अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की मुसलमानों के संदर्भ में हास्यकरण को समझे। अब आदिवासी के बारे में समझ में आ गया, अब देखते हैं मुसलमान के बारे में। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है कि मुसलमान और हास्यकरण। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 13.4 कितना 13.4% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। लाभ तो सरकार पहुंचाने की कोशिश कर रही है लेकिन मिल नहीं पाया। कारण क्या है
कि उनमें एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है, कुछ पॉलिसियां भी कमी है, कुछ सरकार की नीतियां भी कमी है, तो सब चीज के बाहर कारण हो सकते हैं। फिर कह रहा है विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब के समुदाय की स्थिति कैसी है। दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वो समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है इसमें। अब इसमें कह रहा है कच्चे घर कितने हैं। 63.6% मुसलमान कच्चे घरों में रहते हैं और 55.2% हिंदू कच्चे घरों में रहते हैं। मतलब मुसलमान की संख्या यहाँ भी ज्यादा है कच्चे घरों में रहने वालों की। बिजली 30% मुसलमानों घर में बिजली है और हिंदुओं में 43.2% का। पाइप का पानी 19.4% मुसलमान पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं और हिंदू 25.30%, 3% हिंदू पाइप के पानी का प्रयोग करते हैं। ये जो आंकड़ा है इससे समझ में आ रहा है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे क्या है, मुसलमान भी अभी भी नीचे फ्लोर पे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब है ये देखिए विभिन्न धर्मों में साक्षरता, ये दिखाया है हिंदू में 65%, मुस्लिम में 59%, ईसाई में 80%, सिख में 70%, बौद्ध में 73% और जैन में 94%। कुल मिला के 65% कुल टोटल। मतलब धर्मों में 2001 के जनगणना के अनुसार यह दिखाया गया है कि कितना किस किस धर्मों में कितनी कितनी क्या है एजुकेशन है। ठीक, देख लीजिए हिंदू में ठीक सबसे कम किसमें दिख रहा है, मुसलमानों में 59% मात्र एजुकेशन है इसमें। ठीक है, अब कह रहा है सरकारी नौकरी में इसकी आबादी देखिए कितनी है। ठीक है, कितनी देखिए प्रशासनिक सेवा आईएएस में 3, ठीक है, आईपीएस में 4, विदेश सेवा में 1.8 और केंद्रीय में पीएसयू में 3.3, राज्य स्तरीय में 10.8। मतलब इस तरीके की आंकड़ा दिया गया है। कह रहा है भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट 2006 के अनुसार यह दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके का एक रिपोर्ट है। देखिए अब क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ठीक, न्यायमूर्ति देखिए यहां से क्वेश्चन आपका शुरू हो जाएगा। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। सच्चर समिति देखिए इसमें पूछा गया है आपसे सच्चर, अगर सच्चर समिति के बारे में पूछ दे तो क्या जवाब दोगे, वह किससे संबंधित है, मुसलमान की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पे रिपोर्ट जारी किया है। किसने, न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में गठित की गई थी सच्चर समिति। रिपोर्ट में इस समुदाय के हास्यकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक आर्थिक समुदायों धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही ले पाते हैं। मतलब कह रहा है कि मोहम्मडन का जो बच्चा है, ठीक 7 साल से 16 साल तक का बच्चा, वह क्या करता है, वह प्राइमरी एजुकेशन में ही छोड़ देता है, बहुत कम संख्या में वो जा पाता है ना। यानी कि उनकी जो एजुकेशन की स्थिति है वह बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, जो एजुकेशन की स्थिति है वह बहुत अच्छी स्थिति उनकी नहीं है। किसकी, ये मोहम्मडन जनसंख्या का। ठीक ना, चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, आगे देखते हैं क्या कहता है। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हास्यकरण के कई पहलू हैं। कौन कौन से पहलू हैं भाई, देखते हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार
मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों ने बुर्का, लंबा दाढ़ी, फैज, टोपी का चलन दिखाई, है ना, देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानते हैं, है ना, कैसे? दाढ़ी से, टोपी से, है ना, पजामा ऊंचा से, ये सब से, ठीक। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों से नहीं हैं, हम बाकी लोगों से नहीं है। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। अगर न्यूट्रल दिखे, कॉमन दिखे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अपने आप को अपने डिफरेंट दिखते हैं। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हास्यकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। मतलब बिल्कुल उनका जो स्थिति है रहने सहने का, पहनावा का, बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, ठीक। इससे नतीजा क्या होता है, उससे धीरे धीरे लोग पूर्वाग्रह टाइप के सोच विचार बना लेते हैं, उससे हिंसा जन्म होने लगती है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मैं एक मुस्लिम क्षेत्र में, बहुल क्षेत्र में रहती हूँ, मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार का एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लें। क्या कह रहा है, समझ में आया? कह रहा है कि मैं एक मुस्लिम एरिया क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई, रमजान में गड़बड़ी हो गया, इसने जल्दी सांप्रदायिक रूप ले लिया, मतलब हिंदू मुस्लिम वाला राइट भी मामला आ गया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, समझ रहे हो ना, सलवार कमीज, उसी तरीके का टोपी, जो जेंट्स होगा टोपी पहना होगा। मेरा भाई शेरवानी पहना था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन ले। मतलब क्या, उनकी जो पहनावा है उससे बिल्कुल हट के कॉमन ड्रेस में आप आ जाइए जो सब पहनता है। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया, और मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है, और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? बिल्कुल समझ आ रहा है ना। कह रहा है क्या ये हमारे ड्रेस पहनावे का है, क्या ड्रेस पहनावे से पता चलता है कि हम कौन है? और अगर हम हैं तो आपको क्या लगता है कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इनको क्या करिए, एक अलग तरीके से ट्रीट करिए, अलग हाशिए का शिकार वो लोग होने लगते हैं, ठीक है। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में कह रहा है, इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हास्यकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी ठट्ठा देती है, और नई समानता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। मतलब समझ में आया ना क्या कह रहा है? समानता मतलब ये कह रहा है कि भारत में असमान स्थिति में जो है बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। मतलब कल्चर अलग अलग है, मानते हैं, धर्म अलग अलग है, मानते हैं, पहनावा अलग है, रीति रिवाज अलग है, लेकिन है तो हम सब भारत प्रतिबद्धता किसके प्रति है?
भारत के प्रति है, हम सब एक हैं उसके प्रति है। ठीक है, चलिए अब है इसका निष्कर्ष, देखते हैं क्या होता है। इस अध्याय में हमने यह समझने इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि हसियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हसियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा है कि हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हास्याई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। दलित समझते हो ना, समाज में भी हास्य का शिकार है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हास्यकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है। क्यों नहीं बदलेगा भाई? उनको एजुकेटेड दीजिए, सरकार की जो सुविधाएं है वहां तक पहुंचाइए, उसको विकास मुख धारा में लाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल बदलेगा और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह के हास्य पर नहीं रहता। अगर हम हास्यकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समुदायों ने इस हास्यकरण का सामना किस तरह किया है, इस बारे में आप देखेंगे आगे। देखिए क्या कर रहा है। स्ट्रक्चर कमेटी मैंने बताया ना, ठीक किस लिए है? मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति पे रिपोर्ट पेश किया है। सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया है। देखते हैं कौन सी। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। ये उनकी मानसिकता है ना, कि हमारे जो बच्चा है वो सिर्फ मदरसा में जाएगा, स्कूल में नहीं जाएगा। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी पढ़ रहे हैं। आ रहा है, चलिए अब यहां पे कह रहा है, देखिए क्या कहता है। अब है इसमें क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है कि हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या है? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। अरे भाई, हास्यकरण का मतलब क्या है? समाज में जो व्यक्ति को उपेक्षित किया जाता है, समाज में जिस व्यक्ति को अपने कल्चर, अपने समुदाय से हटाया जाता है, डिस्टर्ब की जाती है, वह व्यक्ति हास्य का शिकार कहा जाता है। ठीक ना, ये सब क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। ठीक, और फिर है आगे। अब शब्द है ऊंच नीच, गेटाइजेशन। देखिए ऊंच नीच का मतलब क्या कहता है? व्यक्तियों या चीजों की एक क्रमिक व्यवस्था। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत होता है। ऊपर नीचे मतलब जो सबसे कम ताकतवर है, आर्थिक हो, सामाजिक तरीके से हो, वह कहाँ होगा? सबसे निचले पायदान पे होगा। फिर कह रहा है गेटवाइजेशन। यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाकों या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जो मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? गेटवाइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। ठीक है, मुख्य धारा मतलब क्या होता है? विकास की मुख्य धारा। जैसे कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाज, प्रचलन को ही सही माना जाता है। ठीक है, अब विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। कुपोषित मतलब ऐसे व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है, यानी कि जो विटामिन होते हैं ना, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, नहीं मिल पाने की वजह से जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, उसी की बात करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अध्याय 8, इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।